जी हाँ दोस्तों, ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आज हम बात कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम रूबरू की। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कल्पित शर्मा साहब, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक इससे यू। पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है बाल अधिकार। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे मेहमान डॉक्टर कल्पित शर्मा जी का परिचय दे दूँ। आप हमारे डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे जो बाल अधिकार विभाग है, उसके सहायक निदेशक हैं बाल अधिकारिता विभाग में, और वर्ष 2013 की आरएस परीक्षा में चयनित होकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को आवंटित हुआ था। इसके उपरांत राजनीति विषय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और इस सेवा से पूर्व 5 वर्ष तक राजकीय फार्मासिस्ट के रूप में चिकित्सा विभाग में यानी कि साइंस में भी रहे और सोशल साइंस में जी, भी रहे। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। और काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार हो रहा जी। था और आखिरकार ये इंतज़ार ख़त्म हुआ। बाल अधिकार जो विभाग है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं और दर्शकों को देंगे? जी, बाल अधिकारिता विभाग सर बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए बनाया गया। जी, 1992 में जब यूएनसीआरसी के जो क्राइटेरियाज़ थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया। जी, उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग बनाया। जी, इसके अतिरिक्त राज्य बाल नीति और राज्य बालिका नीति बनाई गई। जी, इसके बाद 2013 में अ, मई 2013 में एग्ज़ैक्ट अगर बताऊँ आपको, जी, तो उसमें राजस्थान में पृथक से बाल अधिकारिता विभाग एक अधिसूचना के द्वारा बनाया गया जी, और उसके बाद से निरंतर ये विभाग संचालित है। जी, और राजस्थान एक ऐसा राज्य है सर जिसने सबसे पहले जी, बाल अधिकारों को लेके एक पृथक से विभाग का निर्माण किया, हुँ। जो वर्तमान तक कार्य कर रहा है। जी। अब हम सीधा आते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी बच्चे को जी, संरक्षण प्रदान करना जी, और संरक्षण के बाद ये इंश्योर करना कि वो बच्चा सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जिए, जी, उसके अधिकारों का संरक्षण हो, सुरक्षा हो और वो एक बेहतर भविष्य का रूप ले सके, जी, यही चाइल्ड प्रोटेक्शन है। जी। एक हम मानते हैं कि जैसे 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा हुआ तो उसको बच्चा बोलते हैं, उसके बाद 13-14 बार टीनेजर, जी, आज के जी, जी। अगर शब्द में हम लोग टीनेजर होता है, फिर जी, 18 साल या उसके बाद फिर एडल्ट्स में आ वयस्क। जाता है। जी। तो आपका क्राइटेरिया क्या रहता है? कहाँ तक की एज तक को आप बाल मानते हैं? हम न्यूबॉर्न से लगा के 18 ईयर तक के बच्चों को कवर करते हैं जी, और उन बच्चों के संरक्षण को इंश्योर करते हैं। जी। अब सीधा हम आते हैं बाल अधिकार क्या होते हैं? उसके बारे में पूरा डिटेल, मतलब कौन-कौन से अधिकार जी। बच्चों को मिलते हैं? देखिए, बाल अधिकार बच्चे का हर वो अधिकार है, जी, जिसके माध्यम से उसका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सके, जी, उसकी वर्तमान स्थिति सुदृढ़ हो सके। जी, जैसे हम बात करते हैं कि हमारा संविधान भी मेंशन करता है आर्टिकल 21। जी, तो पहले क्या होता था कि वो जीवन जीने के अधिकार की बात करता था। जी, बाद में उसको थोड़ा-सा और अमेंड किया और गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की गई। तो जी, एक बच्चे का भी वैसा ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जैसा कि एक वयस्क का होता है। वयस्क। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि उसको पूरा सम्मान मिले, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उसकी पढ़ाई का अधिकार, उसको शिक्षा का अधिकार दिया जाए। कोई भी जी, बच्चा ऐसा ना रहे जो शिक्षा से वंचित हो जाए। जी, इसके अतिरिक्त उसके भावनात्मक अधिकारों का हनन ना किया जाए। उसे बचपन से जो बड़ा होने के दौरान हम एक आम बच्चे में देखते हैं कि वो कैसे विकास की यात्रा पे चलता है, जी, वो सारी चीज़ें, सामाजिक जीवन में उसके रहने के अधिकार को इंश्योर करना, जी, उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है, जी, ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाती हैं इसके अंदर। जी। आपको क्या लगता है कि बाल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस डिपार्टमेंट को अलग से क्यों किया गया? हम कुछ समस्याएँ ज़्यादा बढ़ गई थी 2013 के बाद, उसके कारण इस डिपार्टमेंट को अलग किया गया, या कुछ और कारण रहे? देखिए, बच्चे एक ऑब्जेक्ट नहीं होते। जी, जी, जनरली बच्चों पे ध्यान कम रहता है, वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। पहले सामूहिक परिवार हुआ करते थे, जी, तो बच्चे अपने आप बड़े हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। और फिर धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कल्चर आया, हुँ, हुँ, तो बच्चों के साथ होने वाली समस्याओं में भी कहीं न कहीं बढ़ोतरी हुई। जी, उसके बाद जब यूएनसीआरसी आया और 1992 में हमारे देश ने उसको अडॉप्ट भी किया, हुँ, तो उस कन्वेंशन में कई ऐसी चीज़ें निकल के आई कि जी, ये ज़रूरी हो गया जी, कि बच्चों के अधिकारों को किसी न किसी तरीके से सुनिश्चित किया जाए जी, और वो अगर केवल एक समाज चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। जी, उसको
एंश्योर करने के लिए एक आधिकारिक रूप देना ज़रूरी होगा। जी। तो उसको आधिकारिक रूप देने के लिए इस विभाग की संरचना की गई जी। और इस विभाग के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से आम जन में जागरूकता लाके और इन सब चीज़ों के समेकित प्रयास से ये चीज़ें एंश्योर की जाती हैं कि बाल जी। संरक्षण किया जाए। जी। और जहाँ तक उसके आवश्यकता का सवाल है, जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो आवश्यकता हमेशा से रही होगी, जी। लेकिन धीरे-धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ी और ये जागृति आई कि बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रखने से जी। एक बेहतर भारत का निर्माण किया जा सकता है। और अभी हम देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करें तो 0 से 18 साल के बच्चों का लगभग 42% जनसंख्या है भारत की अगर बात करें, अच्छा, अच्छा। और राजस्थान में तो 43.6% है। हुँ। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है कि इसको सुरक्षित और पल्लवित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। बाल अधिकारों का कानूनी आधार क्या है और उससे कौन-कौन से कानून जुड़े हैं जिससे कि कोई आपके विभाग से उस सहायता मिल सकती हो? किस तरह के कानून होते हैं? देखिए बाल अधिकारों से संबंधित तो बहुत सारे कानून हैं, जैसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं, जी। जिसको किशोर न्याय अधिनियम के नाम से जाना जा सकता है, 2015 में आया। जी। हम पोक्सो एक्ट की बात करते हैं, 2012 में आया। हम जी। बाल श्रम अधिनियम की बात करते हैं, वो तो बहुत पुराना 1986 की बात है। जी। इसके अतिरिक्त भी और कई सारे कानून हैं। उसके अलावा संविधान भी जो बातें करता है बालकों के संरक्षण के संबंध में, जैसे हम आर्टिकल 14 की बात करें तो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, 21A की बात करते हैं तो हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 24 में हम कहते हैं कि बच्चों से बलात्श्रम न करवाया जाए, वो भी बाल श्रम पे अंकुश लगाता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं संविधान में, जी। आर्टिकल 45 वगैरह, वो भी एंश्योर करते हैं कि बच्चा एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, उसके अधिकारों का संरक्षण हो और एक अच्छी शिक्षा मिले उसे। जी। पॉस्को एक्ट क्या है और जुवेनिल जस्टिस एक्ट थोड़ा जी। डिटेल से इसको बताएँगे ज़रा? देखिए पोक्सो एक्ट 2012 में आया था जी। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस उसको कहा जाता है। जी। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने भी होते हैं बच्चों के साथ, हुँ। उनको रोकने के लिए, उस पे अंकुश लगाने के लिए सारी चीज़ें आई थी। इस एक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि जेंडर न्यूट्रल है ये एक्ट। हुँ। ये बालक को भी वैसा ही संरक्षण प्रदान करता है जैसा वो बालिका को प्रदान करता है। जनरली हमारे समाज में हम बात करते हैं तो हम बालिकाओं के संरक्षण पर डेफ़िनेटली ज़्यादा ध्यान देते हैं, या इस प्रकार के ऑफेंसेस नो डाउट उनके साथ ज़्यादा होते हैं। हुँ। बट सेम टाइम ये बालकों के संरक्षण की भी बात करता है। जी। तो और उसके अतिरिक्त आपने कहा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो ये जेजे एक्ट 2015 में आया, उसके फिर संशोधित रूप आते गए। जी। इसके माध्यम से भी बच्चों का संरक्षण किया जाता है। जी। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है कि बच्चों को न्याय देने वाला अधिनियम। हुँ। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 प्रकार के बच्चे समाहित किए हैं। जी। एक वो बच्चे जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, CNCP कहा जाता है उनको, जी। और एक चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जी। वे बच्चे जो विधि से संघर्षरत हैं, हुँ। जिनसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, और उनको सुधारने की कोशिश के लिए भी ये एक्ट प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। जी। तो इस तरीके के बच्चों को हम डील करते हैं। जी। जो CNCP बच्चे होते हैं, जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले, वो गैर राजकीय और राजकीय गृहों में आवासरत होते हैं। जी। और जो CICL बच्चे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले हैं, वो संप्रेक्षण गृह में आवासरत होते हैं। वो जेल से बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे बच्चों को सुधारने का प्रयास किया जाता है और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार वहाँ पे नहीं किया जाता। ये इंश्योर किया जाता है कि वो बच्चा सेफ फ़ील करे, अच्छा फ़ील करे। उससे गलती हो गई है वो और बात है, लेकिन भविष्य में उसे न दोहराते हुए कैसे उसका अच्छा जीवन इंश्योर किया जा सकता है, ये ध्यान दिया जाता है। जी। अब हम बात करेंगे बाल विवाह को लेकर, जिनकी आजकल आपके कई कार्यक्रम भी चल रहे हैं। जी, और मैंने देखा है कि कई मर्तबा मैं जाता रहता हूँ राजस्थान, तो चित्तौड़ साइड में मैंने काफ़ी बाल विवाह देखे हैं। हमारे यहाँ पे भी हालांकि होते होंगे, लेकिन सरकार और क्या कुछ नियम ला रही है क्या? किस तरह के योजनाएं हैं आपको बाल विवाह को? अभी भी डूंगरपुर में कितना परसेंटेज हो रही है शादी है बाल विवाह की, या न के बराबर है यहाँ पे? डूंगरपुर में इन शादियों की संख्या बहुत कम है। जी। जी। मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से हमने लगातार इस पे काम किया है। जी। और ये भी एक अच्छी बात रही कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने भी इसको एक एजेंडा के रूप में लिया। जी। तो वर्तमान में हमारा एक 100 दिवसीय कार्यक्रम भी चल रहा है, बाल अच्छा। विवाह मुक्त भारत के नाम से। जी। और साइमल्टेनियसली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अप्रैल 2025 में
बाल विवाह मुक्त राजस्थान कैंपेन लॉन्च किया, जी, उसी के अंतर्गत हम अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि बाल विवाह का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो कारण है वो लैक ऑफ अवेयरनेस इन पब्लिक है। जी, जी। वो ये नहीं समझ पाते कि बाल विवाह होने के बाद एक लड़की का या लड़के का जीवन किस तरीके से बर्बाद हो सकता है। हुँ, हुँ। तो ये एंश्योर करना ज़रूरी है कि लोगों में अवेयरनेस हो, और ये जो अभियान है 100 दिवसीय, इसका भी मुख्य एजेंडा ये है कि पब्लिक अवेयरनेस, जी, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो बाल विवाह आयोजित कर रहे हैं या उस समारोह में जो साथ देने वाले लोग हैं, जी। या फिर वैसे पार्टिसिपेंट्स जो उन आयोजनों में किसी न किसी तरीके का काम कर रहे हैं, जैसे कैटरिंग का काम कर रहे हैं या हुँ, कोई डीजे वाला है, हुँ। उसको ये पता हो कि अगर मैं किसी बाल विवाह में जाके कोई काम करता हूँ, तो मैं भी उस ऑफ़ेंस के अंतर्गत आ जाऊँगा जी, कि मैंने उसमें कुछ न कुछ परफ़ॉर्म किया। जी, तो इस अवेयरनेस के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जी, हमने अन्य कई विभागों के साथ भी इसके लिए कोऑर्डिनेशन किया, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, आईसीडीएस, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे लोग हम मिलकर इस पे काम कर रहे हैं, और आई होप हम बहुत जल्दी चाइल्ड मैरिज फ्री डूंगरपुर बना लेंगे। जी, और जैसे अभी ये 100 दिवसीय गतिविधियाँ जो चल रही हैं, जी, उसमें पूरा स्टेट पूरा नेशन काम कर रहा है, और जी, हमारा जो डूंगरपुर ज़िला है, हम अभी राजस्थान में एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर किए हुए हैं जी, इस एक्टिविटीज़ को लेके। जी। समय-समय पर मैंने देखा कि यूनिसेफ और चाइल्ड लाइन बहुत सारी एजेंसियाज़ जो हैं, वो बाल अधिकार को लेकर कई कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं, काफ़ी कुछ काम करते रहते हैं। और कौन से ऐसे यहाँ पे एनजीओज़ हैं या ऐसी संस्थाएँ हैं, जो कहीं न कहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपके विभाग के साथ जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सफलताएँ उन्हें मिली हों, आपके माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, यूनिसेफ काफ़ी समय से बाल अधिकारों के संरक्षण पे नो डाउट काम कर ही रहा है। जी, इसके अलावा मैंने यहाँ जॉइन करने के बाद यहाँ की जो लोकल एजेंसीज़ थी, जी, मतलब वो लोग और ऐसी एनजीओज़, ऐसी संस्थाएँ जी, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सबको यूनाइट किया, उनकी मीटिंग्स ली और उनको बताया कि कैसे हम इस पे काम करके एक बेटर रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो डूंगरपुर में हम अभी सृष्टि सेवा समिति और ऋचा संस्थान, सेव द चिल्ड्रन जी, जैसे एनजीओज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। जी, वो लोग भी अवेयरनेस कैंपेनिंग और उनके दूसरे एजेंडाज़ भी होते हैं काम हुँ, करने के बच्चों के ही क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ हमने एक एजेंडा और जोड़ दिया कि जी, आपको चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन और उसकी रोकथाम से संबंधित भी कार्य करना है। जी। बाल शोषण और हिंसा से जुड़े कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जी, इसके बारे में आपकी सरकार मतलब आपकी जो विभाग है, जी, वो क्या कर रही है? क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सिर्फ डूंगरपुर का ही नहीं, जी, हमारे वागड़ का ही नहीं, ऑल ओवर हमारे पूरे देश का ही ये बहुत बिल्कुल। बड़ा बाल शोषण और बहुत सारी चीज़ें हम आए दिन सोशल मीडिया में भी पढ़ते रहते हैं। हुँ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए बालकों का जो शोषण है, जी, वो कई प्रकार से होता है। हम उसको एक बहुत नैरो स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि बाल श्रमिक कहीं लेके चले गए, या कहीं बाल विवाह हो गया, हुँ, या किसी के साथ स्कूल में मारपीट हो गई, या किसी के साथ कोई गलत शब्दों का या अभद्र शब्दों का प्रयोग कर लिया गया, उसको बाल शोषण में कंसीडर करते हैं। लेकिन बच्चों का भावनात्मक शोषण, बच्चों का शारीरिक शोषण, उसका सोशल जो उसकी नेग्लिजेंस है, जी, ये सारी भी चीज़ें बाल शोषण ही है। जी, तो बाल शोषण रोकने के लिए विभाग तो कार्य कर ही रहा है। विभाग ऐसे मुद्दों पे काम कर रहा है जो जहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा शोषित हो रहा है, जी, और उसकी सूचना विभाग तक पहुँच जाती है, या विभाग कहीं ऑब्ज़र्व करता है कि हाँ, ऐसी कुछ गतिविधि हो रही है, तो उस पे काम करते हैं हम लोग। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये परिवार से शुरू होने वाली चीज़ है। जी, कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो एंश्योर करें कि बच्चा किस तरीके से बड़ा हो रहा है, उसको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो कहीं हैरास तो नहीं हो रहा, किसी ऐसी चीज़ में तो हम उसको इंडल्ज नहीं कर रहे जो उसके इंटरेस्ट की नहीं है लेकिन हम उस पे थोप रहे हैं। तो ये सारी भी चीज़ें बाल शोषण है। जी, इनको भी रोकना होगा, इसके साथ-साथ वो चीज़ें जैसे कि बाल श्रमिक अभी रिसेंटली हमने रेलवे जी, हाँ, स्टेशन से जी, 22 बाल श्रमिकों को मुक्त मुक्त करवाया था। करेंगे। तो वो बच्चे ऐसे अंधकार में प्रवेश करने वाले थे कि उनको पता भी नहीं था कि वो उनका भविष्य क्या होने वाला है। जी, जी, वहाँ से उनको रोका गया, वहाँ पेरेंट्स को भी समझाया गया, उनकी भी काउंसलिंग की गई कि भाई ऐसी नेग्लिजेंस आप ना करें कि बच्चे का भविष्य खराब हो जाए। जी, ये हमें तय करना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि एक बच्चा जी, भी अपने आप में भारत है। जी, जी, ऐसा नहीं है कि कोई कोई एक परिसीमा है वही भारत है, नहीं। भारत में रहने वाला हर बच्चा एक भारत है, जी, वही भारत का भविष्य है। जी।
जी दोस्तों, ये FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम डॉक्टर शर्मा जी से बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। सर, अब वापस हम हमारे लोकल यहाँ पे आते हैं, जनजातीय जी, क्षेत्र है और आप यहीं के निवासी, बचपन से आपने डूंगरपुर जी, बांसवाड़ा वागड़ को देख, मुझे याद आता है बहुत सालों पहले एक कलेक्टर साहब आए थे, PC किशन साहब, उन्होंने काफ़ी जी, काम किया खास करके बाल श्रमिक के ऊपर। और हमारे यहाँ जनजाति के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ के हमारे नज़दीकी जो राज्य है गुजरात में अपने माता पिता के साथ वहाँ चले जाते थे। कैसी परिस्थिति है अब और आपको किन किन मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है? देखिए वर्तमान में हम ऐसा देखते हैं कि हम एक बॉर्डर स्टेट है जी। और गुजरात में एक ऐसा कल्चर है कि वो वहाँ पे थोड़ा-सा प्राइवेटाइज़ेशन ज़्यादा है या फिर बिज़नेस वाला माहौल ज़्यादा है। जी। तो हमारे बॉर्डर स्टेट होने के नाते या फिर कहें कि थोड़ा-सा आय के स्रोत सृजित करने के उपक्रम के नाते जी। यहाँ से लोग वहाँ चले जाते हैं चले काम करने के लिए। अभी भी वो स्थिति है, कम हुई है काफ़ी? आई नहीं, थिंक अभी काफ़ी वो कम हो स्थिति बहुत कम हो बहुत गई है, कम हो गई। बहुत कम हो गई है। जी। होता क्या था कि पहले वयस्क लोग जैसे जा रहे हैं, तो जी। वयस्क लोग अपने साथ 1-2 बच्चे लेके चले गए। जी। फिर वहाँ उन्होंने देखा कि हाँ, हर दिन के 100-200 रुपए कुछ अर्न कर पा रहे हैं, तो जी। उनको लगा कि बात की बाद में देखी जाएगी, पढ़ जी। लिख के क्या होगा, अभी से कमाई चालू हो गई हमारी तो। जी। ऐसे जी। करके वो बच्चों की संख्या भी उसमें इंडल्ज होने लग गए, वयस्कों के साथ बच्चे जाने लगे। फिर हुँ। धीरे-धीरे इंडिपेंडेंटली बच्चे जाने लग गए। जी। तो उन चीज़ों पे धीरे-धीरे अंकुश लगाते-लगाते जी। आज वो स्थिति है कि वो बहुत मिनिमम नंबर हो गया है उस चीज़ का। और जी। जैसा कि आपने बताया कि पूर्व में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने ऐसा जी। कुछ काम किया था। जी। वर्तमान जिला कलेक्टर महोदय हैं, जी। वो भी इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों की जब भी बात आती है तो जी। वो तत्काल संज्ञान लेके उस पे एक्शन लेते हैं। जी। तो हम अभी उस पे लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन ये संख्या बहुत कम हो गई, बहुत कम। जी। और चैलेंजेस की अगर बात करें तो अगेन मैं वही बोलूँगा कि पेरेंट्स की अवेयरनेस इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उस अवेयरनेस कैंपेनिंग के अंदर भी हम काम कर रहे हैं लगातार कि कैसे पब्लिक में ये मैसेज जाए कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं और किन चीज़ों में वो जाने से उनके लिए बाद में दिक्कतें हो सकती हैं और बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। जी। क्योंकि हर माँ-बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। प्यार करते वो चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। हैं। जी। लेकिन उस अवेयरनेस की कमी की वजह से वो डिसीज़न्स गलत हो जाते हैं। जी। जी। ठीक है, ये तो ड्रॉप आउट और उसकी बात हुई, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो आए दिन आपको मालूम है बहुत बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं और उन घटनाओं में 5 लोग विलुप्त हैं, तो उसमें 1 या 2 बच्चे नाबालिग हैं। जी। तो क्या गवर्नमेंट या सरकारी कौन-सी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से अगर वो जुड़ते हैं, जिनके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि ये जो छोटे बच्चे जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं और कुछ इस तरह की घटनाओं में विलुप्त हो रहे हैं, उनको सुधारने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कुछ काम कर रहा है? देखिए ऐसे कोई भी बच्चे जिनसे ऐसी गलती हो जाती है जी। क्योंकि बच्चों को देखो अपराधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जी। वो उस मेंटल स्टेट में ही नहीं है जी। कि वो सही और गलत का फैसला कर सकें। वो नैतिक मूल्यों की हम उनके लिए बात नहीं करेंगे। हम ये मानते हैं कि इन बच्चों से हो सकता है कभी गलती हो जाए, तो जी। उस गलती की स्थिति में इन बच्चों पे जो लॉ के प्रोसीजर्स हैं, उसके माध्यम से उनको कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अंतर्गत मानते हुए संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। जी। उनको सारी फैसिलिटीज़ घर जैसे दी जाती हैं जी। और ये कुछ न कुछ प्रयास वहाँ पे किए जाते हैं कि उन बच्चों में सुधार आए। जी। क्योंकि आखिरकार वो घर से दूर हो जाता है, तो एटलीस्ट उसके लिए ये तो एक चीज़ है ही कि मैंने ऐसी गलती कर दी हुँ। और आज मैं अपने घर वालों से अलग मुझे कहीं रहना पड़ रहा है। जी। जी। तो वो एक चीज़ रहती है जो उसके लिए एक पेन है, जो उसको बार-बार ये हिट करेगा कि मुझे ये चीज़ का दोहराव नहीं करना है। जी। उसके अतिरिक्त योगा वगैरह जैसी चीज़ें वहाँ करवाई जाती हैं। कुछ अच्छे स्पीकर, स्पोक्स पर्सन्स को बुलाया जाता है ताकि वो ये बता सकें कि भई तुमने गलती कर दी, वो ठीक है, उसको भूलिए, अब आगे कैसे बढ़ना है। जी। तो जब वो रिलीज़ होके जाता है वहाँ से, तो समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में रह पाता है। जी। आपके डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ तो मैंने निश्चित रूप से देखी है कि पहले क्योंकि मैं छोटे-मोटे सोशल वर्क्स करता रहता हूँ, जब जी, कभी किसी होटल में जाता था या किसी दुकान पे तो काफ़ी बच्चे काम करते हुए देखते थे
और मेरे खुद की होटल है वहाँ पे हाईवे पे, और वहाँ पे ओके। किसी को किराए पे हमने दे रखी थी। अच्छा। तो वो चित्तौड़ साइड के थे, तो कई मर्तबा जी, वो छोटे मोटे बच्चों को ले आते थे, तो मैं जैसे ही बच्चा आता था तुरंत उनको वापस भिजवा देता था। जी, अब मुझे बहुत कम दिखते हैं कि किसी होटल में या किसी ढाबे में या किसी दुकान पे छोटे मोटे बच्चे काम कर रहे हों। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन का कितना प्रभाव पड़ा इन बच्चों के ऊपर? देखिए एजुकेशन का तो नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता ही है। जी। और एजुकेशन क्या है, एक लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस देती है इंसान को। जी। धीरे-धीरे हम देखते हैं कि हमारे एरियाज़ में भी बहुत अच्छे से एजुकेशन हो रही है, शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों, एक बच्चा एजुकेट होता है तो वो उसकी ओवरऑल फैमिली भी एजुकेट होती है कहीं न कहीं, क्योंकि जी। वो जी। रोज़ उस एनवायरनमेंट को देख रहे हैं। तो एजुकेशन इनको चाइल्ड लेबर जैसी चीज़ों से दूर रखती है। हम आज भी गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि किसी छोटे बच्चे की शादी की बात हो रही है या किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर के लिए भेजा जा रहा है, तो बच्चे रिटेलिएट करते हैं। जी। बच्चे कहते हैं, "अरे! नहीं, नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, अभी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ।" जी। तो ये जो स्कूल से जो प्रेम हुआ है, हुँ। उसकी वजह कहीं न कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसने बच्चों में ये समझ पैदा करी कि जी। उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। जी। दूसरी बात ये है कि अवेयरनेस धीरे-धीरे ही सही लेकिन लोगों में बढ़ी है। बड़े। जी। अभी आप देखेंगे कि किसी शॉप पे या किसी ढाबे में या किसी जगह अगर कोई बच्चा काम करता हुआ पाया जाता है, जी। तो चाइल्ड हेल्पलाइन को कोई भी रैंडम पर्सन कॉल कर सकता है। जी। जी। उसको 1098 नंबर भी याद होता है, वो उस जी। पे कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि जो इन्फॉर्मर है उसकी सूचना गोपनीय रखी जाती है। हुँ। तो उसको ये भी डर नहीं है कि मैंने ऐसा बताया तो कल को रिवील हो जाएगा कि ये बात मेरे द्वारा कही गई है। जी। तो वो इस स्थिति में क्या होता है कि उसके ब्रदर की होटल चल रही है और वहाँ अगर चाइल्ड लेबर है हुँ। या ऐसा कुछ है, तब भी वो इन्फॉर्म कर देता है। उसके भाई की बच्ची का या बच्चे का ब्याह हो रहा है जी। 18 साल से छोटी उम्र में, तो वो इन्फॉर्म कर देता है, तो उसकी जो सूचना है वो गोपनीय रहती है। जी। तो विदिन फैमिली भी अगर कोई थोड़ा-सा नॉलेजियस पर्सन है या अवेयर पर्सन है, तो भी वो इन्फॉर्म कर सकता है जी। और फिर तत्काल हम उस पे एक्शन ले लेते हैं। जी। तो एक व्यक्ति पे एक्शन होता है, तो आस-पास के जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं, उनमें ये मैसेज चला जाता है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी। हुँ। ऐसा करने से विभाग एक्शन ले लेता है। जी। हमारे यहाँ की कुछ संस्थाओं की मैं बात करूँ, जैसे एक मुस्कान संस्था है, फिर एक जाडोर की शायद बाल संरक्षण, ऐसा कुछ बहुत बड़े लेवल पे राजस्थान बाल कल्याण राजस्थान बाल समिति। कल्याण समिति। जी। किस तरह के आपको सहयोग करते हैं? किस तरह के कार्यक्रम उनके वहाँ पे निरूपित होते हैं? देखिए राजस्थान बाल कल्याण समिति या जी। मुस्कान संस्था या नंदौड़ में भी एक संस्थान चलता है पल्लव संस्थान के नाम से। जी। ये सारी संस्थाएँ उन बच्चों के साथ डील करती हैं जी। जिनको चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन माना जाता है। और सीएनसीपी किसी बच्चे को डिक्लेयर करना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम होता है, अच्छा। जो बाल कल्याण समिति के नाम से जानी जाती है और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, हुँ। जो कि जेजे एक्ट के तहत मेंशन की हुई बॉडी है। जी। तो वो उन बच्चों को सीएनसीपी डिक्लेयर करती है, फिर उन बच्चों को वहाँ पे भेजा जाता है। जी। वही सीडब्ल्यूसी आदेश करती है कि ये बच्चे मुस्कान में जाएँगे, पल्लव में जाएँगे, आरबीकेएस में जाएँगे, कहाँ जाएँगे? और वहाँ जाने के बाद उन बच्चों को बहुत अच्छे से कैटर किया जाता है, उनके खाने-पीने की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो पूरी की जाती हैं कि उनको उनके परिवार की कमी महसूस ना हो। साथ ही साथ हम ये भी प्रयास करते हैं कि जो बच्चे किसी कारण से उस संस्था में भेज दिए गए हैं, जी। उनका पुनः परिवार में पुनर्वास हो जाए। जी। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ए है, वो बच्चा गुमशुदा के रूप में हमें कहीं मिला। जी। उस गुमशुदा बच्चे को बाल कल्याण समिति ने नोटिस किया कि भई हाँ, ये गुमशुदा बच्चा है, इसके पेरेंट्स भी अभी कौन है पता नहीं चल पा रहा है, तो ये सीएनसीपी बालक हो गया। जी। अब इस सीएनसीपी बालक को उन्होंने किसी एक्स संस्थान में भेजने का आदेश कर दिया। वो जी। बच्चा एक्स संस्थान में शिफ्ट हो गया। जी। अब एक्स संस्थान उसकी नर्चर कर रही है, उसको स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, उसको खाना-पीना भी खिला रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही। साइमल्टेनियसली डिपार्टमेंट ये प्रयास करता है कि ये ढूँढा जाए कि उस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं, कहाँ है वो बच्चा, कहाँ से मिला, कैसे हुआ? इस खोज के प्रयास में हमको उनके पेरेंट्स तक हम पहुँच जाते हैं। जी। फिर हमको जैसे पता चला कि मान लीजिए उदयपुर ज़िले का कोई बच्चा है और किसी गलती से कोई बस में चढ़ गया और डूंगरपुर पहुँच गया, तो हुँ। यहाँ हमारे लिए तो गुमशुदा बच्चा हो गया। हुँ। वहाँ उसके पेरेंट्स उसको ढूँढ रहे हैं जी। जी। और यहाँ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई कौन है, लेकिन दोनों को नहीं पता है कि भाई बच्चा कहाँ हो सकता है। जी।
तो पुलिस के माध्यम से, चाइल्ड लाइन के माध्यम से, स्टेट लेवल के ग्रुप्स चलते हैं, उनके माध्यम से हम उनको ढूँढने का प्रयास करते हैं। जब पेरेंट्स मिल जाते हैं तो उस बच्चे का पुनर्वास कर दिया जाता है वापस से जी परिवार के अंदर। जी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि 2013 से आपने आरएस क्लियर किया और उसके बाद आप इस डिपार्टमेंट में आए। जी, तो होता ना कि हम जो काम करते हैं उसमें कुछ चीज़ें या कुछ बातें, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो जी, कहीं ना कहीं हमें सुकून देती हैं कि चलो ठीक है, नौकरी तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ये काम हुआ। किसी छोटे बच्चे के माँ बाप ने आपको दुआएं दी हों या ऐसी कोई जी, घटना याद करना चाहेंगे जो आपकी ज़िंदगी के प्रोफाइल में सक्सेस स्टोरी के रूप में हम जान सकते जी। हैं? देखिए, बच्चों के मामले में तो मैं कहूँगा कि अगर आप एम्पैथेटिक होके सोचते हैं, जी समानुभूति के साथ विचार करते हैं, तो हर आपने जो उनके बेटरमेंट के लिए काम किया, वो आपके दिल को छू ही जाता है। जी जी लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स की अगर बात करते हैं हम, जी तो एक बच्चा था, जी। वो उसके पेरेंट्स शायद उसको नहीं रखना चाहते थे या जो भी रीज़न था, हम्म। उन्होंने उसको झाड़ियों में फेंक दिया हाँ, और वो ये झाड़ चीज़ें काफ़ी अभी भी हो रही है वैसे उसके। जी हाँ, जी ये चीज़ें हो रही हैं, इस पे जी भी मैं आऊँगा आपसे बात करूँगा। जी इसमें हम कई नवाचार कर रहे हैं लगातार। जी तो झाड़ियों में फेंक दिया गया था और बिल्कुल लहूलुहान स्थिति में वो किसी व्यक्ति को वहाँ पे दिखा, तो जी उसने चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल किया। फिर हमारी टीम वहाँ पे पहुँची, उस बच्चे को रेस्क्यू किया, इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जी उसके स्वास्थ्य में सुधार आया धीरे, धीरे, धीरे। जी वो बच्चा बहुत कम वेट का था। हॉस्पिटल में उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ, फिर हम उसको शिशु गृह में शिफ्ट कर देते हैं, जब वो ठीक स्थिति में आ जाता है, उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं रहती तब। जी शिशु गृह में शिफ्ट होने के बाद धीरे-धीरे हमने उस पे फ़ोकस करना चालू किया और उसका वेट बढ़ने लगा। जी। बहुत अच्छी स्थिति में आ गया वो बच्चा और हमने फिर उसको कारा के पोर्टल पे अपलोड किया। अच्छा कारा के पोर्टल पे अपलोड करने के बाद बहुत जल्दी एक फ़ैमिली के साथ उस बच्चे की मैचिंग हो गई। अच्छा वो मैचिंग होने के बाद जो भी लॉ के प्रोसेसेस हैं, उसको फ़ॉलो करते हुए फाइनली वो बच्चा उस फ़ैमिली के साथ एडॉप्शन में चला गया अच्छा और यू विल वंडर कि वो बच्चा आज यूएस में है। अच्छा। और तो स्टोरी मैंने पढ़ी थी शायद जी, कहीं। जी जी तो ये चीज़ें जो हैं वो मन को छू जाती हैं कि आपने एक बच्चे की ज़िंदगी बदल दी। जी जी तो ये गॉड्स ग्रेस है कि जी हम इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसा कुछ काम कर पा रहे हैं कि जो लोगों की ज़िंदगी बदल दे रहा है। जी। चाइल्ड टेरिफिंग क्या है और हमारे यहाँ ये कितनी बड़ी समस्या है? किस क्षेत्र में ज़्यादा है राजस्थान या भारत में चाइल्ड टेरिफिंग जो होता है वो? देखिए, चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग का मतलब ये है कि किसी भी कारण से किसी बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जी और उस बच्चे का दुरुपयोग करना, उसके अधिकारों का हनन करना। जी तो ये ट्रैफ़िकिंग हमारे यहाँ इसलिए होती थी क्योंकि हम एक बॉर्डर स्टेट थे, जैसा मैंने पहले भी बताया, जी। क्योंकि डूंगरपुर से बिल्कुल लगती हुई सीमाएँ हैं गुजरात की। गुजरात की वो। तो एक प्रवृत्ति हुआ करती थी कि भई चले जाते हैं वहाँ पे, बच्चों से काम करवा लेंगे या फिर किसी नेगेटिव एक्टिविटी में उसको इंडल्ज कर लेंगे या फिर आप प्रतापगढ़ की ओर अगर बात करें तो एमपी बॉर्डर से लगता हुआ है, अच्छा। तो वहाँ ओपीएम जैसी कोई चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है या वो जो कर रहा है वो ऑफेंसिव है या लीगल काम है, उसको नहीं पता। उसको जो कहा जाता है वो कर रहा है और उसको दबावपूर्वक या प्रेम से जैसे भी है, लेकिन इस तरीके के काम करवाने के चक्कर में वो ट्रैफ़िकिंग होती थी। पर अब ये बहुत स्थितियाँ अंकुश में हैं जी और न के बराबर ये ट्रैफ़िकिंग हो रही है। जी हमने जो मेजर एरियाज़ हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, जी तो वहाँ कई बार हम आरपीएफ के साथ मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ से कोई बच्चे, क्योंकि अब ट्रेन भी चल गई है गुजरात की, हम्म तो वहाँ से वो बच्चे वहाँ जाने ना लगें, कहीं एक टेंडेंसी ना बन जाए। क्योंकि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में कई बार पैसा ज़्यादा मिल जाता है। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है यहाँ लोगों को कि भई हम ऐसा कुछ करें जिससे पैसा मिल जाए। तो उसको रोकने के लिए हम लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं और खुशी की बात ये है कि अब ये नंबर बहुत, बहुत रेयर हो गया है। जी जी, जी। एफएम डूंगरपुर 89.6 और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कल्पित शर्मा जी, जो कि सहायक निदेशक हैं बाल अधिकार विभाग के। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका। ये जो बाल शोषण होता है उसके क्या मतलब क्या क्राइटेरिया है? किसको आप कहेंगे कि इसके साथ बाल शोषण हो रहा है? देखिए या कितने प्रकार होते हैं इसके? जी, जी बच्चा किसी भी प्रकार से असहज महसूस कर रहा है अगर, जी जी तो
वो बाल शोषण ही है। जैसे मान लीजिए कि आप उसको शारीरिक शोषण दे रहे हैं, आपने मार पिटाई लगा दी है उसको, जी। या उसको किसी चीज़ से मार दिया, या उसको हाथ पकड़ के ज़ोर से खींच लिया, हाथ मुड़ा दिया, या ऐसा कुछ भी एक्टिविटी जो उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, तो वो फिज़िकल शोषण में आता है। इसके अलावा भावनात्मक शोषण, आपने बिना बात उसको ज़ोर से डाँट दिया, आपका फ्रस्ट्रेशन है आपने उस पे निकाल दिया, या वो बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ रहा है और अगर उसको बहुत अच्छे से फ्लुएंटली वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, जी। लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो वहाँ टीचर ने उसको इस बात पे बहुत ज़ोर से डाँट दिया कि उसके इमोशंस हर्ट हो गए, तो ये भावनात्मक शोषण है। इसके अलावा आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो ठीक काम कर रहा है, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है, तो ये नेग्लिजेंस भी एक प्रकार का बाल शोषण ही है। तो हर वो चीज़ जो बच्चे को असहज महसूस कराती है, वो उसका शोषण है। जी। हाँ, ये बात और है कि आप उसको बुरी आदतों से रोकने के लिए कुछ कहते हैं, प्रेम से पुचकार के समझाते हैं, तो वो इस चीज़ से पृथक हो जाएगा। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल की ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं, जी, तो जी। पेरेंट्स को कई बार थोड़ा-सा हार्श होना पड़ता है कि भाई मोबाइल यूज़ करना गलत है, इतना ज़्यादा तुम्हारी आँखें ख़राब हो जाएँगी। जी। लेकिन उसको अन्य वैकल्पिक माध्यमों से बदला जा सकता है। आप उसको एक रंगीन बुकलेट ला के दीजिए, जी। आप उसको कुछ अच्छा पेंटिंग में इन्वॉल्व कर दीजिए, स्टोरी टेलिंग उसको करिए, तो वो धीरे-धीरे मोबाइल उससे छूट जाएगा। जी। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि बाल शोषण का ही पार्ट है। जी। मोबाइल की बात हुई तो अभी आपने शायद 2-3 दिन पहले पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक कानून बना है कि बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं कर सकेंगे 16 साल के। जी। आपको लगता है कि हमारे भारत सरकार को भी ये कानून बनाना चाहिए? जिस तरह से बच्चे इतने ज़्यादा वो कहना चाहिए कि आप बहुत स्थिति सब हर कोई जानते हैं कि आज मोबाइल के पीछे बहुत चीज़ें वो ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। जी। और ख़ास करके बहुत सारे जो गेम्स होते हैं उसके पीछे हुँ, कुछ गेम्स पहले आए थे जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने बहुत सुसाइड भी किए थे। जी। तो ये सोशल मीडिया बच्चों के संरक्षण को लेकर कितनी अच्छा है या कितना खराब है? देखिए, कोई भी चीज़ हमेशा अपने साथ पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स नेगेटिव्स लेके रखती है। जी, चलती है। जी। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया और बात है, भारत जी, सरकार इस पे क्या सोचती है, जी, और जैसा भी वो सोचेगी हमको उसको फ़ॉलो करना है, क्योंकि वो जी। हमेशा देश हित में और बाल हित में ही सोचेगी। सोचिए। तो ये थोड़ा-सा दूरदर्शी विषय हो गया कि भई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जी, वो ठीक ही सोचेगी। जी, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करते हैं तो मोबाइल यूज़ मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता इसको, जी, लेकिन आपकी पेरेंटिंग ये डिसाइड करेगी कि वो बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। आपको उसको वॉच करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी कि वो ठीक चीज़ें देख रहा है या नहीं देख रहा। आजकल कई ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर एजुकेशन। रही हैं, जो बहुत छोटे बच्चों को 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे को प्रोवाइड हो रही है उससे एजुकेशन। वो कंटेंट को इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि उस बच्चे को यूट्यूब पे या इधर-उधर दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप ये एंश्योर कर सकते हैं कि आप जो फ़ोन बच्चे को दे रहे हो, उसमें कौन-कौन सी ऐप्स और कौन-कौन सी साइट्स चल रही हैं। हुँ, क्योंकि आज हर साइट के अंदर उसको ब्लॉक करके रखने का ऑप्शन भी आता है। जी, तब वही चीज़ें उसको दिखाइए जो देखना उसके लिए ठीक है। जी, तब तो सोशल मीडिया या कहें कि मोबाइल का यूज़ ठीक है। जी, अगर वो बच्चा उस बच्चे को आप इसलिए फ़ोन दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर सकें, हुँ, तो ये चीज़ फिर गलत है। क्योंकि जी, वो बच्चा वो देखेगा जो वो चाहता है, या फिर वो रील स्क्रॉल करता रहेगा, सही है गलत है उसे नहीं पता, और वो देखता चला जा रहा है। कई बार हिंसाजनक चीज़ें वो देखने लग जाता है, कई बार ऐसी अश्लील चीज़ें उसको दिख जाती हैं। पता नहीं उसका कब किस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो और वो एक बच्चे के बर्ताव में या उसकी मानसिक स्थिति पे बुरा असर डाले। जी। तो ये पेरेंटिंग डिसाइड करेगी कि क्या चीज़ें देखनी है, क्या चीज़ें नहीं देखनी है। बाल संरक्षण में ठीक है जो लड़के हैं या जो बॉयज़ हैं मेल जेंडर्स जो भी हैं, वो किसी जगह काम कर रहे हैं, उनसे वहाँ से उनको आपने छुटकारा दिलाया या फिर ड्रॉप आउट हो रहे हैं या श्रमिक हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कहना चाहिए जिस पे ज़्यादा सरकार कॉन्संट्रेट कर रही है और करना भी चाहिए वो है बेटियों को लेकर। ऑनलाइन जी। अब्यूज़ है और बाकी हुँ। काफ़ी चीज़ें यौन शोषण है, जी। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ऑनलाइन अब्यूज़ क्या होता है ये बताइए कि एक्चुअली ऑनलाइन अब्यूज़ ये है सर कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जी, किसी बालक या बालिका के साथ उसको ब्लैकमेल करना, या कुछ ऐसे कंटेंट उसके साथ शेयर करना जो कि गलत हैं और उसके मानसिक स्थिति पे बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।
या उसको हैरास कर रहे हैं, उसको अवसाद की स्थिति में ला दे रहे हैं, जी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अब्यूज़िंग है। जी तो ऑनलाइन अब्यूज़ के लिए कई कानून सरकार के द्वारा भी बनाए गए हैं और इसको लगातार रोकने के लिए काम भी किया जा रहा है। लोगों को अवेयर करके भी ये तय किया जा रहा है कि भाई तुम किन चीज़ों में तुमको इंडल्ज होना है, किस में तुमको नहीं जाना है, जी सारी चीज़ें। तो धीरे-धीरे इसमें भी काफ़ी कमी आ गई है, जी क्योंकि खुद वो डिसाइड करने लग रहे हैं कि हमको क्या नहीं करना है, क्या करना है। जी और इन केस अगर ऐसा कोई अब्यूज़ हो भी रहा है उनके साथ, तो चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से या पुलिस के माध्यम से रिपोर्टिंग भी हो जाती है, जिससे कि इस चीज़ों में अब कमी आ रही है। जी। तो जी, अगर बहुत सारे जो सुधार गृह में होते हैं, तो जी। वहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है, वो क्या कुछ सिखाता है? किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती हैं उनकी वहाँ पे? देखिए मैं हमारे ही संप्रेक्षण गृह के शेड्यूल की बात करता हूँ। जी। वहाँ पे वे बच्चे रहते हैं जिनसे कोई गलती हो गई है। जी, तो वहाँ पे मॉर्निंग 5:36 वो बच्चे जाग जाते हैं। फिर योगा इंस्ट्रक्टर के माध्यम से उनका योगा वगैरह होता है, दैनिक प्रार्थना होती है उनकी, फिर उनका ब्रेकफ़ास्ट होता है, फिर वो रूटीन एक्टिविटीज़ जो गेम, स्पोर्ट्स कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। उनको टेलीविज़न की फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड कर रखी है। जी, और उसके अलावा कुछ ऐसे अच्छे स्पोक्स पर्सन आते हैं टाइम टू टाइम वहाँ पे, जो उनको अच्छी बातें सिखाते हैं। एक एजुकेटर हमने अपॉइंट कर रखी हैं, जो बहुत अच्छे से उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ के रखती हैं। जी, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनका ब्रेन उस सुधार गृह में वो काम करे कि अगर वो सोशल लाइफ़ में भी होता तो यही काम कर रहा होता। जी, जी। वो खेल रहा होता, हमारे वहाँ वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा रखी है। वो टीवी देख रहा होता, हमारे यहाँ हमने वो ये कहाँ फैसिलिटी। पे है, ये जो आप कह रहे हैं संप्रेषण ये कार्य? तेजवड़ में तेजवड़ है। में। जी। अच्छा, अच्छा, जी। तो वो पढ़ रहा होता अगर अभी बाहर कितने होता तो। बच्चे हैं लगभग वहाँ पे? अभी वहाँ पे 15 हैं 15। बच्चे। हाँ, जी, 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 जी। 15 बच्चे रह रहे हैं। जी। ये संख्या घटती-बढ़ती रहती हाँ, है। वो तो कभी जी, होता रहता है। 2 साल पूरे हो गए राजस्थान सरकार को। जी। क्या कुछ किया आपके डिपार्टमेंट ने इस 2 सालों में? देखिए हमारा डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हुँ, डिपार्टमेंट है जी, और उसी का एक पार्ट कह सकते हैं चाइल्ड राइट्स डिपार्टमेंट भी है। तो मैं ओवरऑल बात भी करना चाहूँगा। जी, तो इन 2 सालों में कई सारी ऐसी फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट करी हैं, जी। जिनमें पालनहार योजना जो बच्चों के लिए काम हाँ, करती है, जी, जी, 0 से 18 साल के बच्चों को जी, एक स्कॉलरशिप की तरह वो प्रोवाइड करती हैं, अगर वो रेगुलरली स्कूल गोइंग है तो। जी, जी। तो बच्चा समाज में रह के उन योजनाओं का लाभ लेते हुए पढ़ाई कर पाता है, हुँ, उसको हॉस्टलर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जी, इसके अतिरिक्त जो ऐसे बच्चे हैं जिनमें कह सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या किसी कारण से बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त हैं, तो उनके लिए एनजीओज़ काम कर रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो बच्चे बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उनके रिज़ल्ट्स भी देखेंगे तो वो बहुत अच्छे परसेंटेज भी गेन कर रहे हैं। जी, जी। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 45 के आस-पास बच्चे एडॉप्शन में दिए हैं, अच्छा, तो उतने बच्चों की ज़िंदगियाँ बदल गई। जी, इसके अलावा मिशन वात्सल्य स्कीम हम चलाते हैं, तो मिशन वात्सल्य के अंदर ऐसे बच्चे हम लेते हैं, जो बच्चे पहले किसी संस्थान में रहे, जी। बाद में हमने उनको पुनर्वासित कर दिया हुँ, और पुनर्वासित करने के बाद फैमिली को हम एक एड दे रहे हैं कि भाई इस बच्चे को आप रेगुलरली स्कूल भेजिए, हम आपको 4,000 रुपए प्रति माह इस बच्चे के लिए देंगे। जी, तो उस एड से भी काफ़ी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम बच्चों का रेगुलरली संरक्षण तो कर ही रहे हैं। बाल श्रमिक वगैरह हमने बहुत सारे इस पे कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेनिंग लगातार करी हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चल रहा है, जी, तो उसके अंतर्गत हमारा ड्रीम है कि हमारा जो ये कैंपेनिंग है वो ख़त्म होते-होते हम एक चाइल्ड मैरिज फ्री डूंगरपुर बना लें। जी, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, लेकिन जाते-जाते ऐसी कौन से नंबर्स या हेल्पलाइन हैं वो, और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी। जी, आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि डूंगरपुर को चाइल्ड लेबर फ्री, चाइल्ड मैरिज फ्री डूंगरपुर बनाना है। हुँ, बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, हुँ, जिससे बच्चे सुखद महसूस कर सकें और एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। जी, और इसके लिए जो भी बच्चे इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं किसी की वजह से, तो आप 1098 जो जी, चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है, उस पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ कॉल करने से आपकी इन्फॉर्मर जो है उसकी सूचना भी गोपनीय रहेगी और बच्चे का भी भला हो जाएगा। जी।
इसके अतिरिक्त मैं ये संदेश देना चाहूँगा लोगों को जी, कि हमारे यहाँ अब एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई है और लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं, तो अब अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, पहले अवेयर होते थे तो खुद का भला करते थे, अब अवेयरनेस को उस लेवल पे लाइए कि आप पूरे ज़िले का भला कर सकें। जी, तो वो वैसे होगा कि आप कहीं भी किसी बच्चे को शोषित, पीड़ित देखते हैं तो आप तत्काल सूचना कीजिए। डिपार्टमेंट इज़ देयर फॉर यू। जी, वो बच्चों की हेल्प करेगा और उन बच्चों को उस स्थिति से निकालेगा। तो धीरे-धीरे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, वो बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। बच्चे यहाँ अच्छा फ़ील करेंगे। यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ने की क्षमताएँ रखते हैं। जी, हमें वैसा माहौल और वातावरण देने की आवश्यकता है। जी। अगर कोई व्यक्ति आपके विभाग के साथ जुड़ के आपके साथ काम करना चाहे, नॉट एज़ ए एनजीओ, इंडिविजुअली, तो उसके लिए क्या कुछ क बिल्कुल हमेशा स्वागत है हमारे विभाग की ओर से जी, ऐसे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का। जी, जैसे हमने संप्रेक्षण गृह हमारा चलता है जो तेजगढ़ में, जी, तो काफ़ी डोनर्स हमारे साथ जुड़े मेरे जॉइन करने के बाद। ओके, जब लोगों को मैंने अप्रोच किया, विभाग के बारे में बताया, उन्होंने चीज़ों को समझा कि ये कैसे बेहतर भविष्य बच्चों का बना रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने डोनेशन में प्राप्त करी, जैसे बेडिंग्स वगैरह हैं, जी, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, उसके अलावा डाइनिंग टेबल के सेट्स और पलंग, पंखे। तो ये कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो उस बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने का काम करती हैं। उसके अलावा हमारा शिशु गृह चलता है जिसमें बहुत छोटे नवजात बच्चे रहते हैं, तो जी, उनके लिए क्रेडल्स, झूले जिनको कहते हैं हम, वो चीज़ें या फिर उनके काम आ सकें वैसी कुछ-कुछ चीज़ें लोग देते हैं। जी, तो अ, भले वो चीज़ बहुत कम अमाउंट की हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि लोगों की फीलिंग्स धीरे-धीरे जुड़ रही हैं डिपार्टमेंट के साथ जी, और बहुत जल्दी और भी ज़्यादा लोग शायद जुड़ेंगे। जी, जी। तो हम अच्छा काम करेंगे लगातार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब थैंक यू। आपको। तो दोस्तों ये थे बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर कल्पित शर्मा जी। और जैसा कि सर ने बताया कि जो अलग-अलग कानून हैं बाल संरक्षण के, प्रोटेक्शंस, चाइल्ड प्रोटेक्शंस क्या होता है, साथ ही साथ आपने एक नंबर बताया 1098। अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिखती है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि विभाग ने काफ़ी काम किए, लेकिन क्योंकि आज से कुछ सालों पहले ही बाल श्रमिक की बहुत बड़ी समस्या थी, साथ ही साथ बाल विवाह भी काफ़ी होते थे। लेकिन अब तो बाल श्रमिक करीबन, जैसा कि सर ने बताया कि नगण्य सा परसेंटेज है, जी, और यही बात हम बाल विवाह को भी कह सकते हैं। कुछ बातें ज़रूर हैं जिन पे अभी भी डिपार्टमेंट को और सरकार को काम करना बाकी है, लेकिन लेट्स होप कि जिस तरह से डॉक्टर साहब पिछले कुछ सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन इसके लिए हम सबको डॉक्टर साहब का जो विभाग है उनके साथ जुड़ना होगा, उनके हाथ से हाथ मिला के ये जी, जो आपने जैसा कहा कि बाल विवाह मुक्त या फिर बाल श्रमिक मुक्त कंप्लीट, जो आपका एक सपना है, जी। वो सपना पूरा हो, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विभाग के साथ जुड़ें। तो ये आज का हमारा विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपके दोस्त राजेंद्र सिंह चौहान को आज्ञा दीजिए। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और आप सुन रहे थे आज का हमारा कार्यक्रम रूबरू, और आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर कल्पित शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक थैंक यू। यू।